मध्यकालीन प्रशासनिक राज व्यवस्था और सामंती व्यवस्था, ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने आपको पढ़ा दिया है, सामंतों के विशेषाधिकार पढ़ा दिए थे और कुछ उत्तराधिकारी शुल्क भी पढ़ा दिए थे। और यहाँ से अभी मैं आपको ये बुक्स है ना, आपको पता हो तो पैनोरमा बुक है, इस बुक से मैं सारे नोट्स बना रही हूँ और आपको भी बता रही हूँ। तो ये मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था ये देख सकते हो आप, यहाँ से सारे जो मैं नोट्स बना रही हूँ ना वो बनाए हैं। और यहाँ से मैंने कौन कौन से टॉपिक आपको कल के वीडियो में बताए हैं वो बता दूँ मैं आपको अभी। ये उत्तराधिकारी शुल्क थे वो भी हमने पढ़ा दिए कल, और ये रेख वगैरह क्या थी वो भी बता दिया मैंने कल। आज हम पढ़ेंगे सामंतों की श्रेणियाँ, क्या क्या श्रेणियाँ थी, और पढ़ेंगे जागीर के प्रकार, कौन कौन सी जागीरें थी जो सामंतों को दी जाती थी। और ये देख सकते हो हमने कल पढ़ा था, ये सारा वीडियो पढ़ा था कि जेम्स टॉड ने हमारी जो सामंत व्यवस्था है उसको क्या कहा था, प्रशासनिक व्यवस्था को। और ये टेंट के समान है, सामंतों के विशेषाधिकार भी कल हमने पढ़े थे। ये भू राजस्व कर भी हमने पढ़ा था। रेख क्या है, रेख के प्रकार क्या है। सूर सिंह ने सर्वप्रथम पट्टा रेख जारी की थी। और उसके बाद हमारे जो जोधपुर में है ना, जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने भी जारी की थी कुछ रेख वगैरह। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर से और उन्होंने जो एक और महाराजा हुए थे मान सिंह, उन्होंने और भी ज़्यादा उस पर रेख लगाई थी। तो इस पर कहावत क्या है बताएं, मान लगाई महापति। तो रेख ऊपर रेख, यानी कि एक रेख के ऊपर रेख और किसने लगाई थी, मान सिंह ने लगाई थी, क्योंकि विजय सिंह ने तो लगाई थी। और बीकानेर में सूर सिंह थे, उन्होंने सर्वप्रथम जागीरदारों के पट्टों पर उनके दिए गए रेख की जो आमदनी होती थी ना, वो पैसे अनुमानित रुपए वो दर्ज की थी। और 1755 में लगाई थी महाराजा विजय सिंह ने, जोधपुर में रेख लगाई थी। ये मैंने लिखा नहीं था इसलिए मैंने आपको बोला कि आप लिख सकते हो। और ये मैंने सारा पढ़ा लिया है कल आपको। और मेवाड़ के उत्तराधिकारी शुल्क भी मैंने पढ़ा लिए हैं कल, कौन कौन से थे उत्तराधिकारी शुल्क। अगर मेरा वीडियो नहीं देखा हो तो नेक्स्ट वाला वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। और आज कैद खालसा वगैरह क्या थी। कैद खालसा यानी कैद यानी कि क्या होता था, जागीर। खालसा यानी खालसा राजा की भूमि होती थी। तो जो जागीर होती थी राजा की, जो सामंत की जागीर होती थी ना, वो राजा भी कैद कर सकता अगर वो उसे क्या उत्तराधिकारी शुल्क नहीं देते तो। कुछ शुल्क कल रह गए थे जो लगाए हुए थे, मैं वापस दोहरा देती हूँ। नजराना जो युवराज था ना उसके प्रथम विवाह पे, क्योंकि युवराज तो बहुत विवाह करते थे, लेकिन एक पहला जो विवाह होता था ना वहाँ उनको नजराना दिया जाता था सामंतों के द्वारा। नियुक्त कर तो मैंने बता दिया राजकुमारी के विवाह पे, और कोई भी राजकुमारी होती थी, क्योंकि राजकुमारियाँ बिल्कुल कम ही होती थी, तो वहाँ प्रथम सेकंड नहीं होता था। गनीम बराड़ वो बता दिया मैंने आपको, युद्ध के समय बाहरी आक्रमण के समय सामंत द्वारा दिया जाने वाला कर था। और हमीर ने इसे बढ़ाया था, इसलिए कह रहे थे कि हमीर ने युद्ध के समय कर बढ़ाया, लेकिन हमीर नहीं बढ़ाता था। हर एक सामंत अपनी जागीर के समय, युद्ध के समय अपने कर बढ़ा देता था, जिससे आमदनी होती थी और युद्ध में रसद सामग्री उपलब्ध होती थी। और इसको क्या कहा गया था, आय का 10वां भाग होता था, इसलिए दसोद भी कहते हैं इसे। आय का 10वां भाग होता था गनीम बराड़, इसलिए इसको दसोद भी कहते हैं। हाथी सिरोपाव ये तो हमारे जो सामंत है ना, और राजा की तरफ से सामंत के कर्तव्य ये बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते थे समान और कर्तव्य, तो कर्तव्य के सिद्धांत पे जो सामंती व्यवस्था या हमारी जो मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके अंदर था। तो उसके अंदर हम सामंतों के विशेषाधिकार पढ़ रहे हैं, तो पहले सामंतों की पढ़ते हैं। जोधपुर के राजा उत्तराधिकारी शुल्क सर्वप्रथम मोटा राजा उदय सिंह ने 1583 में 1595 तक लगाया था। मोटा राजा उदय सिंह ने लगाया था। फिर सूर सिंह ने उस रेख पे मैंने कहा था कि अंकित किया था, क्या अंकित किया था, उसकी आय या आमदनी कितने पैसे की ये रेख हो गई, तो वो सूर सिंह ने किया था। और मोटा राजा उदय सिंह ने लगाया, उसके बाद विजय सिंह ने लगाया, उसके बाद मान सिंह ने भी लगाया। इसलिए कहावत के मैंने आपको भी सुनाई थी। और लागू किया जो पेशकशी था, ये पेशकशी कहलाता था मारवाड़ में। जबकि जहाँ मेवाड़ था, मेवाड़ के अंदर कैद खालसा भी कहते थे, हुक्मनामा भी कहते थे। यहाँ हुक्मनामा भी होता था, पेशकशी भी होते थे। दो जो कर थे ये मारवाड़ में थे, ये मैंने पढ़ा दिया था। महाराजा अजीत सिंह ने हुक्मनामे के साथ तागीरात कर था ना वो भी जोड़ दिया था। तो उदयपुर जयपुर में भी नजराना कर लागू कर दिया। नजराना ठिकाने के राजस्व का 1/7 भाग होता था। कितना होता था, 1/7 भाग होता था। बीकानेर के पट्टायत की पेशकशी, जमीन व गांव के लिए बांस कहते थे उसे, सुरक्षा कर यानी बांस। हबूब यानी विविध कर हुआ करते थे। धुआं बांस यानी ग्रह कर, जो घर पे कर होता था ना वो लगाया जाता था। तो वीडियो बड़ा हो चाहे छोटा, लेकिन मैं आपको इंपोर्टेंट तथ्य कोई छूट न जाए। तो ये तो था कुछ कल वाला भाग रह गया था, वो आज हम पढ़ेंगे जागीर के प्रकार, फिर सामंतों की श्रेणियां पढ़ेंगे। ये देख सकते हो, ये बीकानेर के सामंत की श्रेणियाँ क्या थी, आमेर के सामंतों की श्रेणियाँ क्या थी। और ये आप देख सकते हो 12 कोटड़ी 13 कोटड़ी। और लास्ट में हम मध्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी वर्ग जो सारनेस और प्रशस्ति के अनुसार है। और मध्यकालीन राज्य और राजवंशों में क्या था, अब राजस्थान की सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो
जागीरों के प्रकार क्या थे? तो सामंत जागीर, हुकूमत जागीर, भूम जागीर और एक और जागीर थी शासन जागीर, पुण्य उदक और भोग जागीर और ग्रासीय जागीर, भूमि जागीर। ये सब जागीरों के प्रकार थे। तो क्या क्या था ये आप सब देख सकते हो। मैं जितना हो सके सब शॉर्ट में बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हो लेकिन फिर भी बड़ा हो जाता है वीडियो। राजा द्वारा भाई बंधुओं के निकट संबंधियों को दी जाने वाली ये वंशानुगत होती थी सामंत जागीर। तो ये पता है कि राजा के जो भाई होते थे ना वही तो सामंत होते थे, क्योंकि ये राजा तो एक ही बन सकता है, बाकी उनके भाई है उन सबको जागीर दे दी जाती थी, जमीन दी जाती थी जीवन निर्वाह के लिए। तो वो क्या हुआ, वो वंशानुगत होती थी। हुकूमत जागीर प्रशासनिक कर्मचारियों को यानी कि मुत्सद्दियों को दी जाने वाली जागीर यह अवंशानुगत होती थी। कर्मचारी जो वित्त, जैसे कि आज के युग में हम देख सकते हो हमारे वित्त मंत्री है, हमारे गृह मंत्री है, उनको जो वेतन भत्ता दिया जाता है वो क्या वंशानुगत थोड़ी ना हो सकता है। वो हम देख सकते हैं जब तक वो उनके पद पे हैं, अगर वो पद छोड़ देंगे तो दूसरे को मिलेगा, तो वो हुकूमत जागीर कहलाती थी उस समय में मध्यकालीन भारत राजस्थान में। फिर है भूम जागीर, यह युद्ध में शहीद हुए भूमि के लिए जो शहीद होते थे ना, युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त होते थे, राजा जब साम्राज्य का विस्तार हो जाता था तो वो वंशानुगत और अवंशानुगत दोनों तरफ की होती थी, जिसको दी जाती थी। जिसका जो घर का मुखिया ही अगर शहीद हो जाता था तो उसको वंशानुगत के रूप में दी जाती थी। अगर उसका कोई परिवार का एक विशेष सदस्य जो अगर हो जाता था तो उसको अवंशानुगत उससे वापस भी ली जाती थी। और विशेष दायित्व भी होते थे इन पर परिवार के। और उसके बाद देते शासन, यह राजा द्वारा ब्राह्मण और चारणों के अनुदान में दी जाने वाली जो भूमि होती थी, जिसे माफी जागीर भी कहा जाता है, ये कर मुक्त होती थी, ये इसको टैक्स नहीं देना होता था। पुण्य उद्योग और भोग जागीर, ये क्या होती थी? पुण्य और भोग जागीर को हम कह सकते हैं कि यह भोग स्वरूप ब्राह्मणों, मंदिरों, पुजारियों और महतों को दी जाती थी। यह भी अनुदान और कर मुक्त हो, यानी कि ये दी जाती थी और ये इन्हीं के पास रहती थी हमेशा के लिए, और ये इसमें भी कोई कर नहीं लिया जाता था, कर मुक्त होती थी, इस पर टैक्स देना नहीं होता था इनको। फिर है सामंतों की श्रेणियाँ क्या क्या थी, ये आप देख सकते हो सामंतों की श्रेणियाँ। प्रथम श्रेणी के सामंत 16 होते थे, 16 थे। मेवाड़ के सामंतों की श्रेणियों को उमराव कहा गया, वो 16 सामंत थे ना, उसको उमराव कहते थे। मेवाड़ के जो सामंत होते थे उनको उमराव कहा गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य वो आप देख सकते हो कि प्रथम श्रेणी के सामंत क्यों कहलाए थे, क्योंकि ये सलूम्बर के सामंत थे जो 16 थे। कितने थे? 16 थे। सलूम्बर कहाँ है? उदयपुर में। अभी वर्तमान में सलूम्बर नया जिला बन गया है। और हमारी जो राजसमंद झील थी ना, ये सलूम्बर में चली गई, याद रखना। और सलूम्बर के सामंत राजा का राजतिलक करते थे। सामंत जो उदयपुर के जो मेवाड़ के राजा थे ना, उनका राजतिलक कौन करते थे? सलूम्बर के सामंत करते थे। मेवाड़ की सेना का सेनापति भी सलूम्बर के जो सामंत होते थे वही होते थे। उदय सिंह ने जगमाल को शासक बनाया, तब सलूम्बर के सामंत करसन दास तो चुंडावत ने महाराणा प्रताप को राजा बनाया, यानी कि इनके पास अधिकार था, यही राजतिलक करते थे ना, इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप को राजा बनाया था। जबकि उदय सिंह ने जगमाल को बनाया था। जबकि प्रताप था ना जयवंता बाई का, तो वो करसन दास चुंडावत था, इसने तलवार बंधाई थी, आपको पता हो तो, गोगुंदा में। और सामंतों का एक ये भी किस्सा हमको मेवाड़ के सामंतों का मिलता है कि जब मेवाड़ महाराणा राज सिंह चारूमती से विवाह करने के लिए जा रहे थे, तो औरंगजेब की सेना से लड़ने के लिए कौन गए थे? रतन सिंह चुंडावत जाते थे, जिसकी रानी हांडी रानी जो सहल कंवर अपना सिर भेंट किया था, क्योंकि ये जाने में आनाकानी कर रहे थे, क्योंकि इनकी नई नई शादी हुई थी। ये कह रहे थे कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन हांडी रानी ने क्या किया कि अपना सर कलम करके इनको शीश भेंट कर दिया, तब ये चले गए और ये भी वीर गति को प्राप्त हो गई थी। रतन सिंह चुंडावत, याद रखना, राज सिंह और औरंगजेब की लड़ाई में जो चारूमती का विवाह औरंगजेब करना चाहता था चारूमती से, जब राज सिंह ने किया था। द्वितीय श्रेणी के सामंत कौन थे? तो 32 थे। पहले प्रथम श्रेणी के 16 सामंत थे जो उमराव कहलाए। कहाँ के ये पढ़ रहे हैं हम सामंत? मेवाड़ के सामंत। अभी मारवाड़ के बाकी है, तो इनको गोल के समान, ये गोल के समान, ये 32 सामंत ही थे द्वितीय श्रेणी के सामंत। तृतीय श्रेणी के 100 होते थे और इनको गोल के सामंत कहते थे। किसको? तृतीय श्रेणी के मेवाड़ सामंतों को गोल के सामंत कहते थे। यह व्यवस्था मेवाड़ में अमरशाही रेख के नाम से जानी जाती है। यह सामंतों की 3 ठिकाने मिले थे, यानी कि मेवाड़ में सामंतों के 3 ठिकाने थे, तीनों इंपॉर्टेंट थे। और कुल मिला के मैंने बता दिया कि 3 तो इसकी सामंती व्यवस्था थी, 3 प्रकार की थी। और ये बता दिया मैंने प्रथम श्रेणी के 16 उमराव के से प्रथम श्रेणी के 16 सामंत थे जो उमराव कहलाए थे। द्वितीय श्रेणी के 32 थे। तृतीय श्रेणी के 100 थे जो गोल के सामंत कहलाए। अभी मारवाड़ के सामंत नेक्स्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो। ये बीकानेर के सामंत भी 3 हैं। आमेर के सामंत 12 कोटड़ी मैंने बता दिया। राज जैसलमेर के सामंत भी देख सकते हो, डावी और जीवनी जो सामंत की व्यवस्था थी। ये कोटा के सामंत, भरतपुर के सामंत, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।